हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर जो हुमायूं कबीर की रचना है उसका हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। अभी तक आर्यों को इस धरती के सबसे पहले आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता था। यह माना जाता था कि वे एक ऐसे देश में आए थे जहाँ के लोग असभ्य और खूंखार थे, लेकिन आधुनिक शोध ने प्रमाणित कर दिया है आर्यों के पहले भी इस धरती पर आक्रमणकारी आए थे। उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में आए आर्यों से भी ऊंची सभ्यता विकसित की थी। आर्यों से पहले आने वाले इन आक्रमणकारियों ने पहले के लोगों की सभ्यता की जगह नई सभ्यता का निर्माण किया, जिसने आधुनिक विद्वानों को अपनी सीमा और गहराई से चकित कर दिया है। आर्यों के आक्रमण ने उस प्रक्रिया को दोहराया और उनके कारण पुरानी सभ्यता में ताज़ी नई सभ्यता का संचार हुआ। बाद में जीतने के लिए आती रहने वाली जातियों के युद्ध के दौरान यह चलता रहा, लेकिन वे भारत की जाति व्यवस्था के अंगारे में खो गए। यूनानी आक्रमणकारियों के बाद साका और हन जैसे सैकड़ों अन्य बेनाम आक्रमणकारी आए। वे सभी विजेता के रूप में उभरे, लेकिन जल्दी ही हारे जाने वालों की श्रेणी में लुप्त हो गए। आज जो कुछ भी भारतीय है, चाहे वह एक विचार हो, एक शब्द हो, कला का एक रूप हो, एक राजनीतिक संस्था या एक सामाजिक परंपरा हो, एक बहुत सारे तत्वों और प्रयासों का मिश्रण है। बहुत सारे स्रोतों और उनके बाद आने वाले विभिन्न रूपों और प्रकारों से इसके आने के बावजूद हम युगों से भारतीय संस्कृति में अनूठी एकता का भाव महसूस करते रहे हैं। वास्तव में यही अंतर्निहित एकता है जो भारतीय संस्कृति की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक है। इसके आकार और समय की तुलना में संभवतः चीनी सभ्यता को छोड़कर किसी भी दूसरी सभ्यता की तुलना भारत की सभ्यता से नहीं की जा सकती है। भारत की धरती का क्षेत्र, इसके लोगों की संख्या, इसकी जातियों की विभिन्नता और इसका लंबा इतिहास शायद ही कहीं दूसरी जगह देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति की जीवंतता उतनी ही हैरान कर देने वाली है। हजारों उतार चढ़ाव के बावजूद यह आधुनिक समय तक जीवित रही है। यह संभव हुआ है सिर्फ भारतीयता के भाव के कारण ही, जिसने अनेकता में एकता का भाव संचारित किया और राष्ट्रीय जीवन की एक रचना में अनेक चरित्रों, रंगों और विशेषताओं को समेट लिया है। प्राचीन विश्व ने सभ्यता के खूबसूरत फूलों को बहुत सारी जमीनों पर बिखेरा। भारत और चीन को छोड़कर वे स्थानों से सभी विलुप्त हो गए हैं। सिर्फ भारत में ही कुछ हद तक चीन में पुरानी सभ्यता और संस्कृति आगे बढ़ी है और बदली है, लेकिन कभी भी उनमें निहित एकता की कीमत पर है। यह भारतीय समाज की अनुकूल होने की क्षमता के प्रदर्शन के कारण ही संभव हुआ है। इस अनुकूल होने का कारण जो एक कारण है वह सहिष्णुता की भावना में पाया जाता है, जिसने भारतीय इतिहास का युगों से चरित्रण किया है। भारतवासियों को जियो और जीने दो की नीति जीवन के सभी क्षेत्रों में रही है। कभी कभी इसका असर इतना दूरगामी रहा है, यदि भिन्न नहीं तो विपरीत प्रवृत्तियों को साथ साथ जारी रखा गया है। सहिष्णुता के कारण सामान्य जीवन और यहाँ तक कि जीवन के मूल्यों के प्रति ऐसा हो पाया था। यह बहुत बुरे रूप में एक विशेषता की खराबी है। ऐसी सहिष्णुता संभवतः उस कट्टरपंथी निष्ठा से बेहतर है जो अपने सिवा दूसरे सभी मूल्यों को अस्वीकार करती है और उनका उत्पीड़न करती है। इसलिए भारत के बदलते इतिहास में हमें इसमें निहित एकता की भावना का पता चलता है, जो उसके जीवन की विभिन्न अभिव्यक्तियों को दर्शाता है। लेकिन यह एकता कभी भी एक मृत एक रूपता नहीं थी। एक जीवित एकता कभी नहीं होती है। एकता और विश्व व्यापकता को उस संस्कृति का अंग होना चाहिए जो सही और जीवंत हो। अब संस्कृति एक धारणा है जिसकी एक
और सरल परिभाषा नहीं दी जा सकती। एक भी ऐसी बात या ऐसा चिन्ह नहीं है जिसे संस्कृति की प्रमुख विशेषता कहा जा सकता है। यह हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण और जीवंत रेशों का एक जटिल समूह होता है। यदि हम सभ्यता और संस्कृति में भेद बताने का प्रयास करें तो सामान्य सामाजिक जीवन को संभव बनाती है, तो संस्कृति उस संस्थान का परिणाम होती है और अपने को भाषा, कला, दर्शन, धर्म, सामाजिक आदतों और परंपराओं, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से अपने को व्यक्त करती है। उनमें से अलग से कोई भी संस्कृति नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर वे जीवन की अभिव्यक्ति बनती हैं, जिसका वर्णन हम संस्कृति के रूप में करते हैं। संस्कृति सभ्यता से ही निकलती है। सभ्यता समाज की संस्था होती है जो संस्कृति को जन्म देती है। इस प्रकार कोई भी संस्कृति बिना सभ्यता के नहीं हो सकती। लेकिन ऐसी सभ्यता भी हो सकती है जिसने अपनी संस्कृति को विकसित नहीं किया हो। संभवतः प्रायः ऐसा होता है कि सभ्य लोग होते हैं जिनके बीच सिर्फ एक छोटा सा वर्ग ही ऐसा है जिसने अपनी संस्कृति को विकसित कर लिया हो। इस प्रकार हमारी कितनी ही जातियां और कितने ही राष्ट्र रहे हैं और अभी भी हैं जो सभ्य हैं, लेकिन सिवाय भारत के हमारा कोई भी राष्ट्र या जाति ऐसी नहीं रही है जिसके सभी भागों और वर्गों को सुसंस्कृत कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ भारत में संस्कृति लगभग उतनी ही व्यापक है जितनी सभ्यता। यूरोपियन देशों का अनुभव बिना संस्कृति के सभ्यताओं के उदाहरण देता है, जबकि दूसरी तरफ भारत में एक सामान्य पर्यटक ने देखा है कि सामान्य लोगों और ऊंचे वर्ग के लोगों के बीच का अंतर किसी विशेषता का नहीं होता है और उसका वर्णन जानकारी और अवसर के संदर्भ में किया जा सकता है। यूरोप में अक्सर यह दूसरे रूप में है। यहाँ सामान्य लोगों और ऊंचे वर्ग के लोगों के बीच की विशेषता का अंतर इतना अधिक है कि उसने अत्यंत उत्साही लोकतंत्रवादियों के विश्वास को भी हिला डाला है। इस अनूठी घटना की एकता और निरंतरता का वर्णन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में ही किया जा सकता है। एक अर्थ में एकता सभी संस्कृतियों की विशेषता है। जो बात भारत की संस्कृति को विशेष रूप से अलग दर्शाती है वही उसकी अटूट निरंतरता है। यहाँ कोई भी हिंसक और अचानक घटना नहीं हुई है, जबकि इसके विपरीत संस्कृति का एक नियमित विकास और प्रसार हुआ है जो धीरे धीरे समाज के हर भाग और हर वर्ग में फैल गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह समाप्त होता है यह लेसन द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर बाय हुमायूं कबीर। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो धन्यवाद। यदि आपने नहीं किया है और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा वादा है कि मैं आपके लिए अच्छे क्वालिटी वीडियोस बनाकर लाता रहूँगा। और आपने इसे सुना, मेरे वीडियो को देखा और सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।